हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्या हाल समाचार? बढ़िया। ऑल राइट। ओके। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग देख रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखे हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज बैलेंस शीट। तो बेसिकली बैलेंस शीट क्या है, क्यों है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को हम लोगों ने डिकोड किया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ट्रेडिंग में क्यों डेटा जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, पीएल में डेटा क्यों जाता है, क्यों ना ट्रेडिंग पीएल एक रिपोर्ट क्यों अलग अलग हम लोग बना रहे थे। वो एक एक चीजें हम लोगों ने देखी उसमें। आज जो हम लोगों को देखना है, जो डिकोड करना है दैट इज बैलेंस शीट। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मुद्दा वहीं से उठेगा जिस चीज के लिए लाइक जो जो डेटा हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के लिए उठाया था, वहीं से हम लोग क्या उठाएंगे, बैलेंस शीट के लिए भी डेटा जो था हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हम लोगों को मिल रहे थे, जिसमें हम लोगों को लेट से कैश मिल गया, हाँ, कैपिटल मिल गया, परचेज मिल गया, रेंट मिल गया, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही थी। तो इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको उठा करके हमने एक जगह रखा, जितने भी इनकम्स थे उसको उठा करके हमने एक जगह रखा, लॉस एंड प्रॉफिट को उठा करके एक जगह रखा, और मिला जुला करके एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट दे करके हम लोगों ने एक रिपोर्ट रेडी किया दैट इज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। उसी तरीके से इसी डेटा में से हम लोगों को क्या क्या निकालना है, एसेट्स निकालना है और लायबिलिटीज निकालनी है। कहां से? ट्रायल बैलेंस से। और एक रिपोर्ट रेडी करना है दैट इज बैलेंस शीट। तो एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉस, प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस से निकाल करके हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया। एसेट्स लायबिलिटी निकाल करके बैलेंस शीट बनाएंगे, हो गया काम खत्म। तो इनमें से सारे एसेट्स को चुनिए और एक जगह लिखिए, सारे लायबिलिटीज को चुनिए और एक जगह लिखिए। अच्छा, अब जैसे मैं ट्रायल बैलेंस में जो डेटा था उसको निकाल करके ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने के टाइम में एक छोटा सा देसी एग्जांपल दिया, तो वही देसी एग्जांपल मैं फिर से देने के लिए जा रहा हूं। मान लीजिए आपने अपने घर में अपनी मम्मी से आपने खाना मांगा। आपको खाना में क्या मिल रहा है भाई? आपको खाना में मिल रहा है लेट से रोटी मिल रहा है ना। आपको सब्जी मिल रहा है, आपको लेट से और क्या मिल रहा है, आपको किसी चीज की चटनी मिल रही है, आपको भुजिया मिल रहा है। ठीक बात है। तो अब आप मुझे बताइए आपकी मम्मी रोटी कहाँ रखें? यहाँ पर रख दें, सब्जी यहाँ पर रख दें, भुजिया यहाँ पे रख दें और चटनी यहाँ पे रख दें। खाना तो तब भी आपको उतना मिल रहा है, लेकिन क्या ये प्रेजेंटेबल वे हुआ? नहीं। आपकी मम्मी क्या करेंगी? रोटी यहाँ रखेंगी, है ना, सब्जी लेट से यहाँ पे, चटनी मान लीजिए यहाँ पर, भुजिया मान लीजिए यहाँ पर। इसका मतलब कंटेंट को रखना है, मतलब रोटी सब्जी चटनी भुजिया रखना है, लेकिन कंटेंट को रखने का भी एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्यों प्रेजेंटेबल होना चाहिए? ताकि खाने में आसानी होगी। तो ठीक उसी तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रेजेंटेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारे एसेट्स को बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपरली कैटेगराइज्ड किए हुए अगर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे आपको खाने में प्रॉब्लम होती ना, रोटी रखने में प्रॉब्लम होती ना, वैसे एसेट्स को भी आप जब रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। लायबिलिटीज को जब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सर क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो बैलेंस शीट नाम का रिपोर्ट है उसको अपन देखते क्यों है? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। उस रिपोर्ट का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स के बारे में और गहन बात जान सके, डीपली उसको गो थ्रू कर सके, है ना। तो वो डीपली गो थ्रू करने के लिए एक कैटेगराइज्ड करके अगर हम एक्सपेंसेस में बोल रहा हूँ, सॉरी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अगर अपन लिखेंगे तो उसको बातों को समझाने में, समझने में काफी आसानी होगी, रादर की बस एवं लिख दिया हमने। अब एक सिंपल सी बात समझिए, किसी भी चीज को कैटेगराइज करके लिखना काफी अच्छा माना जाएगा, रादर की ऐसे बस लिख देना। तो इसका मतलब सबसे पहले हम उन कैटेगरीज की बात कर लें, है ना, एसेट्स की उन कैटेगरीज की बात कर लें जिस कैटेगरीज में ऐसे ऐसे एसेट्स को उठा करके हमें रखना है, और लायबिलिटीज की भी कैटेगरीज की बात कर लें, काम हो जाएगा हमारा आसान। आइए समझते हैं। इसको हटाइए यहां से।
इसको भी हटाते हैं यहां से, इसको भी हटाते हैं यहां से। अब एसेट्स की बारी बारी देख लेते हैं। पहले किसकी बात कर ले अपन, एसेट्स की। पहले किसकी बात कर लेते हैं, एसेट्स की। क्या क्या कैटेगरीज बन सकती हैं, एक बनेगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है बाबू, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जिसका भी पीरियड मैक्सिमम 12 महीने का हो, मतलब छोटे लेवल का एसेट्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ अपन कह सकते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म नेचर का जितना भी एसेट्स होगा दैट विल फॉल अंडर करंट एसेट्स। एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल ही बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को समझने का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम लोग लिख सकते हैं जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, एसेट्स है ना, लेकिन कौन से नेचर के हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। स्टॉक हो गया अपने, ठीक है। डेटर्स मतलब जो कस्टमर जिनसे पैसे हमको मिलने हैं, ठीक है। बिल्स रिसीविएबल, बिल के अगेंस्ट में पैसे मिलने हैं। कुछ अगर आपने एडवांस में पैसे दे रखे हैं तो उसको क्या आप नाम देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लाइक रेंट आपने एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड रेंट। ये सारे कहाँ फॉल करेंगे, करंट एसेट्स में। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी, दूसरी कैटेगरी बनेगी लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। आप अगर चाहें तो इसको नॉन करेंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। मतलब वैसा एसेट जो 12 महीना से ज्यादा का पीरियड होल्ड करता हो, उसका बेनिफिट जो हमको मिलना है वो 12 महीना से ज्यादा का मिलना, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इनकी कितने सब कैटेगरीज होंगी, 4। ठीक है, या ऐसे नहीं समझिए, इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं। इसको 2 कैटेगरीज में आप बांट दीजिए। ये 4 सब कैटेगरीज डायरेक्टली नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको 2 सब कैटेगरीज में पहले बांट लें। नंबर 1 टेंजिबल कैटेगरीज, और नंबर 2 इंटेंजिबल कैटेगरी। ठीक। टेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब क्या, टेंजिबल एसेट्स का मतलब जो एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस, जो 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 फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका हो, जो फिजिकल सब्सटेंस होल्ड करता हो, द एसेट विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोल देते हैं कि वो एसेट जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। कौन कौन से एसेट वैसे होंगे जो लॉन्ग टर्म नेचर में होते हैं और वो टैंजिबल कैटेगरीज में जा रही हैं। जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लेट से मोबाइल हो गया, और मैं क्या एग्जांपल दे दूं, फर्नीचर्स और दूसरे हो सकते हैं। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ मेरे रूम में डोर है, वो डोर हो गया, है ना। लाइक आपका कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना। ऐसे जितने भी लॉन्ग टर्म नेचर के एसेट है जिनको अपन देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल एसेट। इनके बेसिकली अपने जो है सो 4 सब कैटेगरीज बनाते हैं। कौन कौन से, एक बनेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, एक बनाएंगे फर्नीचर एंड फिक्सर्स, एक बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, और एक बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक बात है। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन लैंड हो गया, बिल्डिंग्स आपको समझ में आता होगा, ठीक है। वो एसेट कहाँ जाएंगे, अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द सब कैटेगरी ऑफ टैंजिबल एसेट, है ना। अगर आप चाहें तो सीधे सीधे उसको लिख दीजिए, नहीं तो अगर ग्रुपिंग करके लिखने का मन है तो आप लैंड एंड बिल्डिंग के ग्रुप के अंदर लिख दीजिए। फर्नीचर, चेयर, टेबल, जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो लिखेंगे। फिक्सर का मतलब क्या होता है, फिक्सर का मतलब होता है जो भी फर्नीचर वो जमीन से अटैच्ड हो, जिसको आप मूव नहीं कर सकते हैं,
जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, आप सिनेमा हॉल जाते हैं ना, तो सिनेमा हॉल रेलवे स्टेशन जाने के लाइक जब आप वहां पर जाते हैं तो आप चेयर्स देखते हैं ना, तो वो चेयर को जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो, हाँ चेयर में आप मान लीजिए तो आपको यहाँ से मूव करने का मन, आप चेयर को मूव कर लो, लेकिन आप रेलवे स्टेशन में जब आप चेयर पे बैठते हो तो क्या आप उस चेयर को मूव कर सकते हो? नहीं। सिनेमा हॉल में जब आप चेयर पे बैठते हो तो क्या आप उसको मूव कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब जो भी फर्नीचर जमीन से अटैच है दैट इज कॉल्ड फिक्सर्स। तो फिक्सर भी अ काइंड ऑफ फर्नीचर ही तो हुआ। तो फर्नीचर एंड फिक्सर्स को आप एक जगह लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 4 सब कैटेगरीज है ना, इसको आपको करना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। अगर अगर आप नहीं करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो अच्छा बात है। उसके बाद में क्या है, प्लांट एंड मशीन। मशीन एक मशीन है भाई, बहुत सारे मशीन होते हैं कंपनीज में, है ना। प्रोडक्शन मशीन हो गया, जनरेटर हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे मशीन हो सकते हैं। एक प्लांट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मशीन को मिला करके एक बड़ा बिग जो पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो एक बड़ा एक मशीन हो गया फाइनल। जैसे आप अभी एग्जांपल देखिए, जैसे मैं अभी खेती का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए, आप देखते होंगे ना कि जो एक मशीन है जिसमें आप लेट से मैं क्या कौन सा एग्जांपल ले लूं अनाज का। चलिए मैं चावल ले लेता हूँ, राइस विद स्कीम जिसको अपन धान कहते हैं। तो एक बड़ा सा मशीन है, उस कंपार्टमेंट में, उसके एक कंपार्टमेंट में हमने धान को डाला, तो वो क्या करेगा, धान का छिलका विलका जो स्किन जो है इसको उड़ा देगा, ठीक। दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाएगा धान, चावल बन करके। लेकिन उस कंपार्टमेंट में, सेकंड कंपार्टमेंट में जब चावल जाएगा तो उसमें चावल में टूट भी होंगे छोटे छोटे, क्योंकि जब वो छिलका उड़ रहा होगा मशीन से तो एक आध दो चावल, 10 15 20 50 चावल टूट भी चुके होंगे। तो जो दूसरे कंपार्टमेंट में चावल गया वो टूटा हुआ भी है और होल राइस भी है, मतलब पूरी चावल भी है। तो उस दूसरे कंपार्टमेंट का काम क्या है कि वो टूटा हुआ चावल को साइड कर दे और जो फ्रेश चावल है उसको तीसरे कंपार्टमेंट में भेज दे, ताकि वहां पर साफ सफाई होकर के, पॉलिश वॉलिश होकर के फाइनल आउटकम्स हमारा आ जाए। तो 3 छोटे छोटे उसके मशीन्स हो गए, लेकिन एज अ होल एक प्लांट हो गया वो। बात समझ आ रही है? तो प्लांट हो या मशीन हो, उसको आपको एक जगह लिखना है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस को इक्विप करने के लिए आप जो गैजेट्स लगाते हैं, छोटे छोटे लाइक टूल्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफिस इक्विपमेंट। जैसे आप मान लीजिए कुछ लाइटिंग्स वगैरह कर लिए, इवन कंप्यूटर अगर आप यूज कर रहे हैं, आप फ्रिज लगा दिए, आप लाइक कूलर लगा लिए, आप एसी लगा लिए, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स में जाते हैं। तो आप जो है सो टेंजिबल में इतने सारे टाइप के एसेट्स को लिखेंगे। देखिए ना, लिखना एसेट्स ही है लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे कंपनी में कितने रुपए का है, टोटल फर्नीचर कितने रुपए की है, बिल्डिंग्स की वैल्यू कितनी है, प्लांट एंड मशीन कितने हैं, तो ये थोड़ा चीजें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, इनटेंजिबल की बात करें तो ठीक इसका उल्टा। जैसे आप टेंजिबल में बात करते हैं ना कि जितने भी एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनको आप डालेंगे टेंजिबल में। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिनके एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं। देसी भाषा में बोले तो जिनको अपन छू नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल्स। बहुत सारे नाम है बाबू, जैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं गुडविल, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं पेटेंट्स, काफी नाम सुने होंगे आप लोग, कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। ये सारी चीजें जाती हैं जो कि टैंजिबल में गया और इधर गया इंटैंजिबल में। तो ये सारे एसेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप कभी सुने होंगे शायद से एक एसेट का कैटेगरी दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट, फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट का मतलब समझे, फिक्टिशियस का नाम से ही समझ में आ रहा है जो कि रियल में एसेट नहीं है, बट आपको मानना पड़ जा रहा है कि वो एसेट है। एक्चुअल में वो एसेट नहीं है लेकिन आपको मानना क्या पड़ जा रहा है कि वो एसेट है। जैसे जानते हैं जब आप कोई कंपनी फॉर्म करते हैं ना, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आज आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, ठीक।
उसके बाद जब आपको एक अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से आपको जब अथॉरिटी मिल गया कि हाँ भाई चलो आज आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से अप्रूवल तक में आपको कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। जैसे आरओसी डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन फी वगैरह देना पड़ता होगा। तो आज से आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, लेकिन कंपनी फॉर्म होने से पहले आपके कुछ खर्चे भी तो हुए थे, विच इज कॉल्ड, क्या बोलिए तो, प्री लिमिनियरी, सॉरी, लिमिनियरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का एक्सपेंस। ठीक। दूसरा, आप नाम सुने होंगे जिसको अपन बोल देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में AS 26 हम लोगों को रोकता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों को बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। फिलहाल अभी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं जा रहा हूँ, मेरे टारगेट स्टूडेंट्स 11th 12th और बीकॉम वाले हैं, या मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ठीक है, स्टूडेंट्स को कह सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जगह में आप देखेंगे, बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिख देते हैं लोग, या कुछ बच्चे अगर पुरानी कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, मैं सारी किताबें की तो बात नहीं कहता, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट का पार्ट बना देते हैं, है ना। तो उसमें जो है आप देखेंगे जैसे हेवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारे बेसिकली क्या, हेवी एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा का मिलता हो, है ना, उस एडवर्टाइजमेंट को, शॉर्ट टर्म एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं हो रही है। तो वैसे एडवर्टाइजमेंट, वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि एक बार आपने खर्च कर दिए, जिसके बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा समय के लिए मिल रहा है, तो ये तो टेक्निकली कोई एसेट फॉर्म कर नहीं रहे, है ना, ये तो खर्च हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इसका बेनिफिट हमको एक ही साल में नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत आने वाले सालों में इनके बेनिफिट्स को हम लेंगे, तो उसको जो एसेट्स और एक्सपेंस में क्या बेनिफिट, क्या डिफरेंस है समझिए। ये एक्सपेंस आपका है, जैसे मान लीजिए आपने रेंट बोल दिया, ठीक है, तो ये 1 तारीख से लेकर के, ये आप 1 तारीख से लेकर के मान लीजिए 30 तारीख तक आप यहाँ पर स्टे करते, तो आप 30 तारीख को खड़ा होकर के कह सकते हो कि रेंट इज माई एक्सपेंस, क्योंकि आपने सर्विसेज अवेल कर ली, ठीक। और अगर आपने 1 तारीख को ही बात करना स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने 1 तारीख को ही अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट अगर कर दिया, तो इस तारीख को ना आप इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो आपके लिए कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन आपने अवेल कर लिया। जो रेंट के अगेंस्ट में क्या मिलता है आपको, रेंट के अगेंस्ट में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का मौका मिलता, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, तो अब आपके लिए वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपने अभी तक वो सर्विसेज अवेल नहीं की हैं, वो कंसिडरेशन अवेल नहीं किया आपने, तो वो आपके लिए एक्सपेंस फॉर्म नहीं होगा, वो आपके लिए एसेट फॉर्म करेगा। आप कहीं पर भी चेक करके इसको देखिए, आपको सर्विसेज बेनिफिट्स मिल गई, तो इसका मतलब हो गया वो एक्सपेंस, और जितने के फ्यूचर बेनिफिट्स बाकी हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, है ना। तो आप हैवी एडवर्टाइजमेंट किए हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो सारे बेनिफिट्स एक ही साल तो मिलेंगे नहीं। तो जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मिलेंगे, है ना, तो उन पार्ट को आप एक्सपेंस तो कह नहीं सकते। अगर आपको ट्रीटमेंट देना ही है, फिक्टिशियस एसेट्स को लिखना है, जैसे जिसमें जिसको मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बना करके, सारे फिक्टिशियस एसेट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते, लेकिन उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट अगर कहीं आप देखते हैं लिखा हुआ, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो वाला जो पार्ट है, वो उस पार्ट को बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर पार्ट को आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में बेनिफिट लेंगे। तो एसेट फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन आप मान लेते हैं कि वो एसेट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि उनके बेनिफिट्स मिलने अभी बाकी हैं। बात समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको वहां पर ऐसे कुछ कैटेगरीज मिलते हैं किसी बुक में, तो आप उसको, जैसे हेवी एडवर्टाइजमेंट हमने बोला, या आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने बोला, हेवी मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगर हो सकता है, तो ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स में। फिक्टिशियस एसेट इज द करेक्ट वे, बट AS 26 आपको रोकता है, AS 26 आपको रोकता है लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखने से।
है ना, ये मेरे कहने का मतलब है। अभी हम एस की तरफ में नहीं जा रहे, मोटा मोटा बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया फिक्टिशियस एसेट। अच्छा, तो एसेट को तो कैटेगराइज हमने कर लिया, एक करंट एसेट्स हो गया शॉर्ट टर्म नेचर का, और एक फिक्स्ड एसेट हो गया जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि फिक्टिशियस एसेट का ना कैटेगरी सेपरेटली बनेगा, ना तो वो टेंजिबल में जाएगा ना ही वो इनटेंजिबल में जाएगा। बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा, ना तो वो टेंजिबल में जाएगा ना ही वो इनटेंजिबल में जाएगा। अच्छा, उसी के बाद में आपको लायबिलिटीज के बारे में समझना पड़ेगा। उसी के बाद में आपको क्या समझना पड़ेगा, लायबिलिटीज के बारे में। एक मिनट, लायबिलिटीज के बारे में, तो लायबिलिटीज जैसे एसेट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे ना, वैसे लायबिलिटीज को भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले तो लायबिलिटी को आप ऐसे कैटेगराइज करिए, दो कैटेगरी तो बांटेंगे लेकिन पहले ऐसे कैटेगराइज करिए। क्या, एक हो गया इनसाइडर लायबिलिटी, ये आपको बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। इनसाइडर लायबिलिटी, और एक हो गया आउटसाइडर लायबिलिटी। सर ये इनसाइडर लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी क्या, इनसाइडर लायबिलिटी विच इज कॉल्ड कैपिटल, मतलब ओनर के द्वारा दिया हुआ लायबिलिटी। ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इनसाइडर लायबिलिटी। और आउटसाइडर लायबिलिटी, इनको छोड़ करके जितने भी बच गए, दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर लायबिलिटी। यूजुअली वी कॉल इट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इज द मिक्सर ऑफ कैपिटल, शॉर्टर फॉर्म में अपन कहें, वैसे तो इक्विटी बोलना ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन अभी मैं कंपनीज को फोकस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलता हूं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, द होल सम इज लायबिलिटी। तो अगर आप यहां पर बात करते हैं, एक मिनट, अगर आप यहां पर बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल है भाई, उसमें तो कुछ बात समझाने का जरूरत ही नहीं है, इतना तो अपने को समझ है ही। और दूसरे जो लायबिलिटीज है ना, उनको फिर आप क्या करेंगे, बांटेंगे दो कैटेगरीज में। एक हो गया लॉन्ग टर्म, और एक क्या हो गया शॉर्ट टर्म। एक क्या हो गया लॉन्ग टर्म, एक क्या हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अरे लोन्स हो गए भाई, है ना। आप कहीं से अगर लॉन्ग टर्म लेवल पे लोन्स लेकर के बैठे हैं तो वो हो सकता है, ठीक। वैसे तो डिवेंचर्स भी होते हैं, बट फिलहाल लोन्स हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कुछ याद आ रहा है, वहां पर हम लोगों ने सन्ड्री डेटर लिखा था, यहां पर क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब जिनका जो पे बैक पीरियड है ना, वो नॉर्मली 12 महीना के अंदर हो जाना है। तो आप सोच लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर क्या करेंगे, आज आप परचेज करेंगे किसी भी सप्लायर से, तो पेमेंट उनको 3 साल के बाद देंगे, नहीं ना होगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बहुत है भाई, है ना। तो उसको लिखेंगे। दूसरा क्या, अच्छा कोई प्रीपेड एक्सपेंस किए थे, समय से पहले कोई एक्सपेंस किए थे, तो उसको हम लोग करेंट एसेट्स में लिखते थे। यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कोई एक्सपेंस आपको पेमेंट कर देना था, बट अब तक आपने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, 1 मिनट और, हाँ, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप यहां पर करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, है ना। करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स होता था, वैसे यहां पर करंट लायबिलिटी। अच्छा, वहां पर हम लोग बैंक बैलेंस लिखे थे, यहां पर क्या लिख सकते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब, जैसे आपने अपने करंट अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किया, और अगर आपने 11,000 विड्रॉ कर लिया, जो कि करंट अकाउंट में पॉसिबल है कि आपके डिपॉजिटरी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। कितना ज्यादा कर सकते हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक मैनेजर, है ना, डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो उसके हिसाब से तो आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है कि आप डिपॉजिट अमाउंट से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बात समझ आ रही है। उसी तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं अनअक्रूड इनकम, मतलब कोई भी इनकम अराइज नहीं हुआ है, लेकिन आपने पहले पैसा ले लिया,
तो भाई इनकम अराइज होने से पहले ही पैसा अगर आपने ले लिया, आप मेरे पास में आते, आपने मुझे बोला कि सर ट्यूशन पढ़ना है, मैंने बोला ठीक बात है, मैंने बोला कि भाई पैसे एडवांस में लगेंगे, तो आप हमको एडवांस में मान लीजिए 2,000 रुपये दिए, 1 महीने का ट्यूशन फीस। तो हमने आपको अभी ट्यूशन पढ़ाया नहीं, लेकिन हमने आपसे पैसे 2,000 रुपये ले लिए, विच इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम या अनअक्रूड इनकम फॉर मी। कि हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने आपके उस सर्विसेज के अगेंस्ट में जो सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद पैसे लेते वो पहले ले लिए, वो पहले ले लिए। तो कोई भी इनकम अगर हम एडवांस में रिसीव करते हैं तो आपको नहीं लगता वो मेरे लिए लायबिलिटी अराइज करेगा? जैसे मैंने एक्सपेंस के बारे में बोला कि सर्विसेज हमने अवेल कर ली, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसी तरीके से हमने सर्विसेज दे दी, तब मेरे लिए वो इनकम होता। हमने सर्विसेज दी नहीं और बेनिफिट्स हमको जो पैसे जो कंसिडरेशन मिलने था वो हमने ले लिए, तो वो पैसा जैसे हम अपने जेब में रखेंगे ना, तो मेरे अंदर एक ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो रहा, क्रिएट कर रहा है कि अच्छा कि इसके अगेंस्ट में हमें आपको सर्विसेज देनी है, दैट इज माई लाइबिलिटी। चूंकि ये शॉर्ट टर्म का होता है, महीना महीने का ट्यूशन फीस का पेमेंट हो रहा है, 3-3 महीने का हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा। मैं यहाँ पर एटसेट्रा लिख देता हूँ। अभी प्रोविजंस वगैरह की बात थोड़ा नहीं करेंगे, अगर कोई बच्चे नाम सुन रखे हैं थोड़ा सब्र रखें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। अब थोड़ा फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं, है ना। आइए फॉर्मेट बनाने के लिए थोड़ा सहारा लेते हैं सॉफ्टवेयर का। चलिए अब हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड में। ट्रेंड है बाबू लिखने का, कंपलसरी नहीं है, आप लिख सकते हैं यहां पर लाइबिलिटीज, है ना। और यहां पर क्या आएगा? अमाउंट। यहां पर क्या आएगा? एसेट्स। और यहां पर क्या आएगा? अमाउंट। अभी लायबिलिटीज एंड एसेट्स को लिखने का एक ट्रेंड है। आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो, तब एसेट्स भी आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स से शॉर्ट टर्म एसेट्स। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की तरफ लिखेंगे, तो एसेट्स भी शॉर्ट टर्म एसेट्स से लॉन्ग टर्म एसेट्स जाएगा, एक ही पैटर्न में दोनों जाएगा, चाहे आपको जो ठीक लगता हो। मैं लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म जा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मिलेंगे, आप उसको भी फॉलो करें, आपकी इच्छा, आपको कंटेंट सीखने से मतलब है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म की लायबिलिटी क्या होती है? आप बोलेंगे सर लोन। लोन में से भी कौन सा लोन? टर्म लोन। टर्म लोन बड़े अमाउंट का लोन, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अपन लेते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म का लायबिलिटी होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला कि लोन, एग्जाम्पल में बोलता हूं लॉन्ग टर्म लोन, तो आपको फिर भी पेबैक पीरियड पता है ना, कि आपको 15 साल में रीपेमेंट कर देना है, 20 साल में रीपेमेंट कर देना है। लेकिन आप मुझे बताइए, तो जो कैपिटल इनसाइडर लायबिलिटी, याद करिएगा, समझाने के लिए मैं बोला था कि जो कैपिटल है वो ओनर के तरफ से जो अमाउंट इन्वेस्टेड था उसको हम लोग कहते थे। तो क्या कैपिटल का पेबैक पीरियड आपको मालूम है? कोई किसी को मालूम होता है क्या कि कैपिटल कब हम अपने ओनर को वापस कर देंगे? अरे जिसको अभी ये मालूम है उसको ये मालूम है कि बिजनेस मेरा किस दिन बंद होगा। नहीं तो पूंजी कभी वापस होता है पूरी तरीके से? नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो कैपिटल है वो लॉन्गेस्ट टर्म का लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड मालूम ही नहीं है, लंबे समय के लिए है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल।
जितना भी अमाउंट होगा उसको लिखेंगे। अच्छा, जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आपका आया था ना दोस्त, उसको आप क्या करेंगे, इस कैपिटल में जोड़ देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट कौन लेके घर जाएगा, ओनर्स ही तो लेके जाएगा। उसको आप यहाँ पे जोड़िए, कुछ तो फिगर आएगा, उसको आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा, कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था मान लीजिए 5 लाख, और लेकिन साल भर में ना उन्होंने 1 लाख रुपए का कोई सामान, रुपया, कोई मान लीजिए एसेट अपने घर के लिए ले गए थे ओनर। तो टेक्निकली कैपिटल तो सिर्फ 4 लाख का बचा। तो इसका मतलब नेट कैपिटल निकालने के लिए हो सकता है कि आपके पास ड्राइंग्स हो, तो उस ड्राइंग्स को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल अमाउंट आ गया। हो सकता है कि सारे प्रॉफिट कैपिटल में ना जोड़ करके आप अलग से कुछ रिजर्व्स दिखाते हो, जिसको अपन हेडिंग क्या बोलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। एक मिनट रुकिएगा बाबू, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। अगर आपका लगता है कि कुछ रिजर्व आपको पैसे बना के रखने हैं फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से फाइट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो आप रख सकते हैं। उसमें आप यहां पर डालेंगे, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, जनरल रिजर्व। अगर कुछ आपने बना रखा है तो ठीक है। अच्छा, उसकी उसी तरीके से इधर क्या करेंगे आप, यहां बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। क्या बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स। याद करिएगा, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो मैंने टेंजिबल बनाया था, इनटेंजिबल बनाया था, उसमें 4 सब कैटेगरीज लिखे थे। आप चाहें तो एकदम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजिबल एसेट्स, है ना। और उसके अंदर में सारे एसेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर में सारे एसेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो भी चीजें हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 4 सब सब कैटेगरी जो हमने बनाए थे, प्लांट एंड मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिक्सर्स, आप उसको भी बना सकते हैं। बहुत जगह आप बुक्स में क्या देखेंगे कि फिक्स एसेट के अंदर में सारे टेंजिबल इंटेंजिबल एक लाइन से सीधा सीधा लिख देते हैं, वो भी ठीक है ना। आपको कंटेंट्स प्रॉपरली सीखने से मतलब है, ज्यादा कैटेगराइज करके लिखेंगे तो थोड़ा एक अच्छा लुक देता है, बट ऐसे भी आप लिख सकते हो, मुश्किल नहीं। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आप यहां पर बनाएंगे एक हेड इन्वेस्टमेंट्स का। क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स का, कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है, आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए शेयर्स एट टाटा मोटर्स, जस्ट एग्जांपल है ये, है ना। ये अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपके एसेट्स थे, लाइक फर्नीचर थे, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग्स था, जो भी एसेट्स थे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपके गुडविल थे, पेटेंट्स थे, और आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद में एक चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी बट मैं नहीं लिखा, दैट इज लोन्स एंड लाइबिलिटीज। इसमें ना बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स आप लिखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन नहीं। जैसे अगर आप यहां पे लिखते हैं लोन फ्रॉम एसबीआई, एग्जाम्पल है ये, तो आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन आपने लिया, आप उसको यहां डालेंगे। तो ये हो गया आपका मिला जुला करके लॉन्ग टर्म नेचर का लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म नेचर का एसेट्स। अब इसके बाद में क्या बनेगा, अब इसके बाद हेडिंग बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी,
और यहां क्या बनेगा, करेंट एसेट्स। यहां पर हमने क्या बोला था लिखने के लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, कस्टमर का डिटेल्स, कस्टमर से पैसे आपको मिलने बाकी हैं, बेनिफिट्स मिलने बाकी हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स है, एसेट्स होगा, आपको पैसे देने थे अब तक नहीं दिए तो आपके लिए लायबिलिटी है। यहां पे आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड ये प्रीपेड वो, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रीपेड में लिख रहा हूँ, सॉरी, आउटस्टैंडिंग, अच्छा रेड पेन से लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आपको पेमेंट करने थे बट आपने अब तक पेमेंट नहीं किए, ठीक। आप यहां पे लिखेंगे अक्रूड इनकम्स, कोई भी इनकम अराइज हो गया बट अब तक आपको नहीं मिला, इंटरेस्ट अराइज हो गया मिला नहीं है ना। तो कोई भी इनकम अराइज हो गया बट अब तक नहीं मिला है तो बेनिफिट मिलने बाकी है, फ्यूचर बेनिफिट से कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अनअक्रूड इनकम्स, अनअक्रूड इनकम्स, कि कोई भी इनकम अराइज नहीं हुआ बट आपने एडवांस में ही पैसे रिसीव कर लिए, है ना, तो ये यहाँ जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर आप आएंगे क्लोजिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस जिसको अपन बोलते हैं कैश एट बैंक, और एक होता है कैश जिसको अपन बोलते हैं कैश इन हैंड। यहां पर आप चाहे तो लिख सकते थे बैंक ओवर ड्राफ्ट, सॉरी, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। फिर इधर को टोटल करेंगे और इधर को भी टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का जो टोटल है वो इक्वल आएगा, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। एक एक क्रिस्टल क्लियर कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो इतनी सब कैटेगरीज बना करके हम लोगों को लिखनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस से डेटा तो उठता जाएगा लेकिन एवे नहीं लिख देना, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैटेगराइज करके लिखना है। ये कैटेगरी को 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए, है ना, और उसके बाद में एक आधा क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग पीएल का कंबाइंड क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन्स रहती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पहले एडजस्टमेंट्स को समझा देंगे और फिर उसको जो है सो एक आध क्वेश्चंस करके देखेंगे और फिर जो भी डाउट्स होंगे आपके कमेंट्स में उसको भी हैंडल करेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में प्लीज शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज अच्छे जा रहे हैं, जितना भी लाइक कंपैरेटिवली होने चाहिए, लेकिन शेयर्स ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। और कमेंट्स प्लीज़ करिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं, है ना। कुछ अगर टॉपिक का सजेशंस है, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं अकाउंट्स के या टैक्स के इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, मैं कोशिश करूंगा ज़रूर से वीडियो बनाने का। कम्युनिकेशन होने से क्या होता है ना, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के ट्यूनिंग अच्छे होते हैं, है ना। तो आप ऐसा प्लीज फील मत करिए कि नहीं हम लोग एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो एक नहीं, कमेंट्स इज द वे दैट यू कैन कम्युनिकेट विद योर ट्रेनर्स, राइट। अपना व्यू रख सकते हैं आप, एक सजेशंस दे सकते हैं आप कि सर ये टॉपिक पे भी वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अपने को नीड है ना, चीज़ों को सीखना है। एक तो अपने को थैंकफुल होना ही चाहिए यूट्यूब के लिए कि बैठे बिठाए इतनी सारी चीज़ें अपने को मिल रही हैं, है ना। तो ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग और न्यू टॉपिक के ऊपर, या इसके क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे।